हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 10वीं क्लास का भूगोल का पहला चैप्टर, जिसमें मैं आपको करवाऊंगी उसका चौथा भाग। पाठ का नाम है संसाधन और विकास। इसमें मैं आपको करवाऊंगी मृदा के प्रकार, कौन कौन सी मृदाएं होती हैं और उनमें कौन कौन सी फसल होती हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम करवाने जा रहे हैं आपको क्लास 10वीं का पहला लेसन। किसका पहला लेसन? भूगोल का पहला लेसन। और इसका आज हम चौथा भाग करवाएंगे, मृदा एवं मृदा का वर्गीकरण। सबसे पहले क्या है कि मैं आपको मिट्टी की बनावट के बारे में बता देती हूँ कि मिट्टी कैसे बनती है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये हमारी भूमि है। ठीक है, इसमें क्या है कि सबसे पहले जो ये ऊपरी सतह है जहाँ पर हम पेड़ पौधे उगाते हैं, जैसे हम रहते हैं, ये वो जो है ऊपरी सतह है। फिर ये इससे निचली सतह है, इसको हम मध्य सतह कहते हैं। और उसके बाद ये तीसरी है, इसको हम निचली सतह कहते हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है कि जो निचली सतह है, सबसे निचली सतह, उसमें क्या है बहुत ही कठोर चट्टानें होती है, बड़े भारी भारी पत्थर होते हैं। ठीक है, अब रासायनिक क्रियाओं और दाब के कारण ये क्या है, ये टूटते रहते हैं और टूट के क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं और ये कंकड़ या पत्थर में विभक्त हो जाते हैं, बट जाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि यहाँ भी वही क्रियाएं होती है जो यहाँ पे होती है। उच्च दाब होता है और कुछ क्रियाएं होती हैं भूमि के अंदर, और फिर ये बिल्कुल ये कंकड़ जो पत्थर हैं ये बिल्कुल महीन जो मिट्टी होती है उसमें बदल जाते हैं। अब ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होने में जो है इसमें हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो ऊपरी सतह है, इस मिट्टी के बारे में आपको मैं आज पढ़ाऊंगी कि कैसे इसका कटाव होता है, कैसे इसका संरक्षण होता है, ये कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में। मृदा हमारे जीवन का प्रमुख आधार है, ये अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, ये आप सभी जानते हैं। यह सेलों के टूटने से बनती है। अब आप कहोगे जी सेल क्या है? सेल होते हैं पहाड़। ठीक है, पहाड़ों में से क्या निकलती हैं? नदियाँ निकलती हैं। अब इन पहाड़ों में से क्या होता है कि पत्थर टूटते हैं और इन नदियों के अंदर पानी के बहाव के साथ आते हैं और ये धीरे 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 बारीक कण होते चले जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि नदियों के किनारे जो है पत्थर कैसे होते हैं, गोल गोल शेप में आपने देखा होगा। तो वो आगे जैसे जैसे चलते हैं वो टूटते जाते हैं और वो बारीक कणों में बदलते जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। अब धीरे धीरे करके लाखों सालों में जो है ये कण मिट्टी में परिवर्तित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मृदा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब इसके जो मृदा के बनने के प्रमुख कारक देखिए क्या क्या कारक है। पहला कारक है जलवायु। जैसी जलवायु होगी वैसी ही जो वहाँ की मिट्टी होगी। ठीक है, उसके बाद सेल, जैसे पहाड़ होंगे वैसी ही मृदा होगी, क्योंकि वैसे ही कंकड़ आएंगे और वैसे ही वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित होंगे। उसके बाद आती है पवन। पवन क्या होती है? हवा। जैसी भी हवा चलती है, मान लो पहाड़ में से हवा चल रही है तो कंकड़ पत्थर उड़ा के ले जाएगी। मरुस्थल में से हवा चल रही है तो यहाँ से क्या उड़ा के ले जाएगी? रेत उड़ा के ले जाएगी। तो उसी प्रकार की मिट्टी बनेगी। ठीक है, अब आता है तापमान। जिस भी क्षेत्र का तापमान जैसा होगा, ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ की मिट्टी भी वैसी ही मिलेगी। उसके बाद आते हैं भू आकृति। जैसी भी भूमि की आकृति है, पहाड़ है, मैदान है या पानी ज़्यादा है, जैसी भी ये आकृति है भूमि की, वैसी ही मिट्टी रूप में बदल जाएगी। ठीक है, अब देखिए मृदा का वर्गीकरण यह विभिन्न आधारों पे होता है। सबसे पहले जलोढ़ मृदा, फिर है काली मृदा, फिर है लाल और पीली मृदा, फिर आती है मरुस्थलीय मृदा, फिर आती है लेटराइट मृदा, फिर आती है वन या पर्वतीय मृदा। ठीक है, अब हम बताते हैं कि जलोढ़ जो मृदा है वह भी दो प्रकार की है, खादर और बांगर। इसके विषय में मैं आगे आपको करवाऊंगी। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ सबसे जो महत्वपूर्ण मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? मैंने आपको बताया, नदियों ने अपने मुहाने पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जमा किया। बताया अभी पहाड़ों से जो आते हैं कंकड़ पत्थर, वो क्या है पानी के बहाव के साथ किस में परिवर्तित हो जाते हैं? बारीक कणों में। ठीक है, और नदी अपने उसे मुहाने पर मतलब किनारों पे उसको क्या कर लेती है? जमा कर लेती है। उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें रेत, गाद और मृत्तिका पाई जाती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? रेत, गाद यानी गार भी हम इसको कहते हैं, और मृत्तिका यानी बहुत ही बारीक मिट्टी इसमें पाई जाती है।
यह दो प्रकार की होती है। नवीन जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं, यह बहुत ही अधिक मात्रा में उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि बारीक कणों से बनी हुई होती है। दूसरी है प्राचीन जलोढ़ जो पुरानी है, उसको हम बांगर भी कहते हैं। यह नवीन की बजाय जो है कम उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है। अब है स्थान कि जलोढ़ जो मृदा है वह कहाँ कहाँ पाई जाती है भारत के अंदर। तो ये उत्तरी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है और यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दक्षिणी भारत के अंदर यह तेलंगाना, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। और इसमें क्या है कि नदियाँ कौन कौन सी हैं जो ये मिट्टी लेकर आती हैं? तो नदियों में है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। और मैं आपको बता दूं कि जो एक कावेरी है ये तमिलनाडु के अंदर जो है मिट्टी लेके आती है, और जो है ओडिशा में महानदी, तेलंगाना में गोदावरी और मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती जो है नदियाँ मिट्टी लेकर आती है। देखिए जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं डॉट, ये सारा जो है उत्तरी भारत के अंदर ये सारी क्या है? जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है। जैसे यहाँ पे आप सभी को पता है हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, ठीक है, इधर ये बंगाल है, इधर ये असम है, और उसके बाद ये इधर आप देखना दक्षिण भारत के अंदर जो है ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर जो है ये डॉट है, ये सारी जो है क्या पाई जाती है? यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब इसमें आता है कि इसमें फसल जो है कितने एरिया में बोई जाती है और कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो इसमें क्या है कि भारत के 40% जो क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा अगर खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो यही मृदा मानी जाती है। इसमें हम कपास, गन्ना, सब्जियाँ, तिलहन, गेहूँ, चावल, चना आदि फसलें बो सकते हैं। उसके बाद आता है कि इस मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल और चूना आदि जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी में अगर कमी देखें हम किन तत्वों की है, तो इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी है, इसलिए खेतों में हम खाद जो है डालते हैं। ठीक है, इस कमी को पूरा करने के लिए। तो ये थी हमारी जलोढ़ मृदा। अब हम करवाते हैं काली मृदा। इसको स्थानीय भाषा में रेगड़ भी कहा जाता है। यह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी का जो निर्माण है वो लावा के प्रभाव से होता है। जैसे ज्वालामुखी फटता है, उसमें से जो लावा निकलता है और वो बहता है, उससे इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसका निर्माण बहुत ही महीन मृत्तिका से होता है, मतलब जितनी भी बारीक जो है मिट्टी बनेगी उससे ही काली मृदा का निर्माण होता है। यह दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है। गीली होने पर वह इतनी चिपचिपी हो जाती है कि इसमें कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई फसल नहीं बो सकते, और अगर इसको ज़्यादा सूखी करें तो इसमें दरारें फट जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए कम गीली मिट्टी में ही जो है हमें कृषि करनी होती है। अब ये कौन कौन से स्थानों पे होती है? यह भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मालवा के पठार, ठीक है, और काफ़ी जगह तेलंगाना वगैरह में भी थोड़ी थोड़ी जगहों में ये पाई जाती है। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें दे भी रखा है संकेत कि जो ऐसे ऐसे है लंबी लाइनों में, ये मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। दिखाई दे रहा है आपको? ये काली मिट्टी है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मालवा और मध्य प्रदेश के जो पठार हैं ये वहाँ पर पाई जाती है। तो आप इन स्थानों को जो है नोट कर लीजिए, ये काली मिट्टी के स्थान हैं। उसके बाद आती है नदी। दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा नदी की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर ये जो काली मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो है कपास, गन्ना, खट्टे फल, तंबाकू और तिलहन इसमें जो है उगाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि जो काली मृदा है वो काली क्यों होती है? तो देखिए इसके अंदर क्या है, टाइटेनो मैग्नेटाइट नाम का एक पदार्थ होता है जो लोहा और एल्यूमिनियम से युक्त होता है, और साथ साथ एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट होते हैं उनके कारण यह मृदा काली पाई जाती है। अब बात आती है कि इसके अंदर पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, पर्याप्त पोषक तत्व इसमें होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पाया जाता है। इस काली मृदा के अंदर जो तत्व नहीं पाए जाते वो है फास्फोरस और नाइट्रोजन, और इसमें जैविक पदार्थों की भी कमी होती है। भारत के अंदर 18% जो भूमि है वो काली मिट्टी के रूप में पाई जाती है, और इस पे जो है कृषि
की जाती है। तो ये थी हमारी काली मिट्टी। तो अब हम करवाते हैं लाल मिट्टी। इसमें लाल एवं पीले रंग की आभाएं दिखाई देती है। जैसे कोई मुल्तानी मिट्टी आपने देखी होगी, इसमें आपको दिखाई देती होंगी लाइन सी, ऐसे ही इस मिट्टी में लाल और पीले रंग की आभाएं दिखाई देती है। यह मिट्टी सामान्य और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। जहाँ पर नॉर्मल या जो है बहुत ही कम वर्षा होती है वहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। इसका लाल रंग आग्नेय चट्टानों में लौह और खनिज की मात्रा होने से होता है। मतलब क्या है कि जिन चट्टानों में लौह और खनिज की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी। और यह किस में होती है, आग्नेय चट्टानों में। इसे गीला करने पर यह पीली हो जाती है। पहले वैसे लाल दिखाई देती है लेकिन गीला होने पर यह पीली दिखाई देती है। अब स्थान कौन से हैं, छोटा नागपुर के पठारों में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, नीलगिरी के पठारों में और तमिलनाडु में यह मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये आपको लाल मिट्टी दिखाई दे रही है, तिरछी जो लकीरें हैं ये लाल मिट्टी है। इधर देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये यहाँ झारखंड है, इधर मध्य प्रदेश का एरिया है, इधर छत्तीसगढ़ है, यहाँ आंध्र प्रदेश है और इधर नीचे आओगे आप तो ये तमिलनाडु का एरिया है। यहाँ सारी जगह क्या ऐसी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और तमिलनाडु में तो 2/3 जो एरिया है वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में फसलें कौन कौन सी होती हैं, इस मिट्टी में फसलें होती हैं तंबाकू, आलू, मूंगफली, धान और सब्जियाँ। ठीक है, इसकी बनावट होती है, ये हल्की होती है और बहुत ही मुलायम होती है और क्रिस्टल होती है। क्रिस्टल क्या होती है, जिसमें आर पार सी आभाएं देखी जा सकती हैं। ठीक है, इस मिट्टी के अंदर मुख्य रूप से फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अब बात आती है कि जहाँ पर 100 मीटर से कम वर्षा हो उन स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है। और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा यह मिट्टी पाई जाती है, उसके जो है 2/3 भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। मतलब तमिलनाडु को अगर हम 3 भागों में बांटें तो 2 भागों में क्या है, जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी 7.2 करोड़ हेक्टेयर में पाई जाती है। ये इसका जो है बताया गया है कि कितने एरिया में पाई जाती है, तो ये 7.2 करोड़ हेक्टेयर में पाई जाती है। इसके बाद हम करवाते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से निकला है और लेटर शब्द का क्या अर्थ होता है, ईंट। ठीक है, लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा कम हो, ठीक है, या सामान्य हो। लेकिन ये मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे तापमान भी उच्च हो और वर्षा भी ज़्यादा होती हो। यह जो है निक्षालन क्रिया द्वारा होती है। अब ये निक्षालन क्रिया क्या होती है, भारी वर्षा मिट्टी के उर्वरक भाग को पानी में घोल कर ले जाती है। क्या होती है कि मैंने अभी बताया कि अत्यधिक वर्षा वाले स्थानों पे पाई जाती है, तो वर्षा बहुत तेज होगी तो क्या होगा, मिट्टी के ऊपर के जो उर्वरक तत्व है वो जो है पानी बहाकर ले जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसी जगह पे पाई जाती है। ये क्या है कि स्थान कौन से हैं, कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र। कौन से क्षेत्र, जो समुंदर से लगते हुए क्षेत्र हैं। मतलब जो ये स्थान मैंने अभी बताए, इनके जो समुंदर से लगते हुए क्षेत्र हैं उनमें ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए ये है लेटराइट मिट्टी, ये कहाँ पे पाई जाती है। कुछ एरिया इसका ये जो दिखाई दे रहा है ये राजस्थान का एरिया है। इसके बाद ये क्या है, गोवा, कर्नाटक और नीचे कुछ एरिया जो है तमिलनाडु का जो एरिया है उसमें यह लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मृदा में अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। मैंने अभी आपको बताया निक्षालन क्रिया के द्वारा जो उर्वरक तत्व है वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो अब बह गए तो क्या हुआ, उपजाऊ नहीं रही, यह कम उपजाऊ होती है। ठीक है, तो इसमें हम अगर कुछ बोते हैं तो हमें इस मिट्टी में खाद और रासायनिक पदार्थ डालने पड़ते हैं, तभी इसमें कुछ हो सकता है। अधिकतर इसमें क्या होता है, घास और झाड़ियाँ, क्योंकि कम उपजाऊ होती है और पानी की वजह से घास और झाड़ियाँ उगाती है। इसमें हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। हुमस आप सभी परिचित हो गए कि हुमस के बिना जो है खेती सही हो नहीं सकती, उसके जो पोषक तत्व वे होते नहीं, तो इसमें इसकी मात्रा कम पाई जाती है। तो ये होगी आपकी लेटराइट मिट्टी। तो अब हम आपको करवाते हैं मरुस्थलीय रेतीली शुष्क मृदा। मतलब इसको तीनों नामों से हम बुला सकते हैं। समझने के लिए काफ़ी है कि मरुस्थल में क्या पाया जाता है, रेत, और रेत कैसा होता है, शुष्क। तो ये जो है हम इसको इस टाइप में समझ सकते हैं। यह मृदा अल्प वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। आपको पता है रेगिस्तान में क्या होगा, वर्षा कम होती है। ठीक है,
इन क्षेत्रों में अधिक तापमान मतलब गर्मी बहुत होती है। अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है, मतलब अगर बारिश हो भी जाती है तो वाष्प के रूप में जल्दी ही समाप्त हो जाती है। ठीक है। इस मृदा में लवण की मात्रा अत्यधिक होती है। लवण क्या होता है, जिसे हम नमक कह सकते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा ज़मीन के ऊपर कई बार सफ़ेद सफ़ेद जो परत जम जाती है तो उसको हम लवण कहते हैं। तो इस मृदा में जो ये लवण है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कृषि के लिए अत्यधिक औपचारिक सिंचाई व्यवस्था, इसमें क्या है कि अगर हमें इसमें खेती करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा ही एक औपचारिक सिंचाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सिंचाई के स्रोत पैदा करने पड़ेंगे और एक उचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पे कृषि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कंकड़ अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, कंकड़ की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए जो है कंकड़ क्या करते हैं कि बारिश के पानी को, सिंचाई को नीचे नहीं जाने देते। तो हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से जुताई करके उन कंकड़ों को बाहर करना पड़ेगा और फिर वहाँ पे सिंचाई करके हमें खेती करनी पड़ेगी। इसमें हम क्या फसल बो सकते हैं, इसमें हम मूंगफली बो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें फसल आएगी मूंगफली। इसमें पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन और घुलनशील लवण। जो लवण है वो घुलनशील लवण पाए जाते हैं। कमी किन चीज़ों की होती है, जीवाश्म और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। अब ये जीवाश्म क्या होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जब हम खेत को जोतते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो भूमि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। तो इस भूमि में क्या है, इस मिट्टी में क्या है कि उनकी कमी पाई जाती है, इसलिए जो है ये जो है कम उपजाऊ होती है। बनावट कैसी इसकी कि ये लाल रंग से भूरे रंग की होती है, मतलब ये लाल भी हो सकती है और लाल से फिर हल्की हल्की होते हुए ये भूरे रंग तक हो सकती है। स्थान कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है और ये कुछ हरियाणा और कुछ जो है पंजाब के क्षेत्रों में भी पाई जाती है। इसके बाद आती है मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ये देखिए इधर, ये सबसे ज़्यादा जो मरुस्थलीय यानी मरुस्थल कहाँ होंगे, आपको पता ही राजस्थान में होते हैं। तो ये राजस्थान के अंदर जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है और उसके साथ कुछ एरिया गुजरात के कच्छ जो होता है वहाँ की मिट्टी है। ये कुछ एरिया में गुजरात में पाई जाती है, यानी राजस्थान और गुजरात में जो है मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं वन या पर्वतीय मृदा। ठीक है। यह जो मिट्टी होती है ये या तो वन में पाई जाती है या फिर पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। देखिए यह मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊपरी ढलानों पर यह मृदा अत्यधिक अम्लीय और निचले भागों में यह काफ़ी उपजाऊ होती है। ठीक है। यह हिमालय के पूर्वी घाट और दक्षिणी भारत के पर्वतीय भागों में पाई जाती है और इसमें भी क्या होता है, निक्षालन क्रिया होती है। अब देखिए मान लो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये पहाड़ है, यहाँ से नदी आई। ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पर तो क्या होगी, ये मृदा पहाड़ों में जो होती है ये होगी अम्लीय, लेकिन जैसे जैसे ये नदी आई और ये कण जो मोटे मोटे कण हैं ये इसके साथ महीन और बारीक होते गए और फिर ये नीचे ज़मीन तक आते हैं तो वो कण बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ये अत्यधिक उपजाऊ हो जाते हैं, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो इस पानी के साथ जो है इस पोषक तत्वों को बहा लाते हैं और ये जो निचला एरिया हो जाता है इसमें जो है भूमि उपजाऊ हो जाती है। तो यही बात इसमें मैंने आपको बताई कि ऊपरी जो इलाके उनमें अम्लीय और निचले भागों में यह उपजाऊ होती है। स्थान कौन कौन से इसमें, यह केरल, तमिलनाडु, मणिपुर और कर्नाटक में पाई जाती है। अब देखिए पर्वतीय या वन मिट्टी, आप नाम से पता लग रहा है वन मिट्टी मतलब जहाँ वन है और पर्वत हैं। पर्वत कहाँ होंगे, ये देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय क्या है, पर्वत है, तो ये भी इसके अंदर है। फिर सिक्किम के अंदर, ठीक है, और फिर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। ध्यान से देख लो जो जो जगह है, जौन जौन सी मिट्टी जहाँ जहाँ पाई जाती है। इसमें जो पोषक तत्व हैं वो होते हैं जैविक पदार्थ। ये पानी के साथ बहुत सारे जैविक पदार्थ बह के नीचे आ जाते हैं। कमी, इसमें क्या क्या कमी होती है, इसमें पोटास की कमी होती है और चूने की कमी पाई जाती है। इसमें हम फसल कौन सी बो सकते हैं, चाय, कॉफ़ी और मसाले। आप सभी को पता है कि जो ये ऐसे ढलाने बना बना के, मान लो ये पर्वत है तो इसमें ऐसे ढलाने बना बना के जो है बोई जाती है ताकि बारिश का पानी जो आए इस ढलान से इस पे, इससे इस पे ऐसे नीचे आ जाता है। ठीक है। तो हम इन ढलानों पे क्या चाय, कॉफ़ी और मसाले ही बो सकते हैं। तो आगे हम करवाते हैं मृदा अपर्दन और संरक्षण के उपाय। तो इसमें क्या है कि वायु एवं जल मृदा के ऊपरी भाग को बहाकर
ले जाते हैं और मृदा के बहाव और कटाव की जो प्रक्रिया है उसे ही मृदा अपरदन कहते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे बहुत तेज़ वायु चलती है या बहुत तेज़ बारिश आती है तो वो क्या है, मिट्टी को उड़ा ले जाते हैं या बहा ले जाती है। तो इस बहाव और कटाव की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। जो अपरदन के कारण हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण है भूमि की तीखी ढाल। तीखी का मतलब क्या होता है, ऐसे जो ढाल होती है, बारिश आती है तो वो क्या करती है कि जो ऐसे मिट्टी है उसको बहा के नीचे ले आती है, तो बहुत आसान होता है कि मिट्टी का अपरदन होना। दूसरा है वनों का उन्मूलन, यानी अगर हम ऐसे ही वनों को काटते रहे तो क्या होगा, मिट्टी का अपरदन होगा। और मिट्टी का अपरदन होगा तो क्या होगा कि उपजाऊ जो मिट्टी है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास कृषि योग्य भूमि नहीं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जो अपरदन का कारण है वो यही है कि वनों का उन्मूलन। उसके बाद है रेतीली मिट्टी। जो रेत है, रेत क्या है, हवा आई तो बहुत जल्दी उड़कर चला जाता है। तो रेतीली मिट्टी जो है वो ऐसे ही बारिश आई तो वो बहुत जल्दी बह जाता है। तो रेतीली मिट्टी जो है वो भी जो है बहुत मृदा अपरदन का कारण बनती है। चौथा पॉइंट आता है सघन कृषि। सघन कृषि क्या होती है, बहुत ही गहन तरीके से कृषि करना। मतलब कैसे कि एक बार एक फसल कटी, फिर दूसरी बो दी, दूसरी कटी, तीसरी बो दी। मतलब खेती को या मिट्टी को उपजाऊपन प्राप्त करने की क्षमता बिल्कुल ना के बराबर कर देना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे भी मृदा का अपरदन होता, मतलब वो उपजाऊ नहीं रहती है। उसके बाद आता है अति पशुचारण। अति पशुचारण का क्या मतलब है कि जैसे हम पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, वो क्या करते हैं, मिट्टी में से घास को जैसे उखाड़ते हैं तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो साथ ही उखड़ जाती है। इससे क्या है, मिट्टी के पोषक तत्व जो ऊपरी सतह है वो सारी जो है पशुचारण के कारण समाप्त हो जाती है। तो इससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। फिर आता है छठे नंबर पर भवन निर्माण। अत्यधिक जनसंख्या के कारण बहुत ज़्यादा भवनों का निर्माण होने लगा है और वो भवन कहाँ बनते हैं, कृषि योग्य ज़मीन पर वो भवन बनाए जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। दूसरा, भवनों के निर्माण के लिए जो चीज़ें चाहिए, ईंट वगैरह, वो भी मिट्टी से बनाई जाती है। तो जब ईंटें हम बनाते हैं तो जो भूमि है, जो खेत हैं, उनकी ऊपरी सतह की मिट्टी लेकर जो है ईंटें बनाई जाती हैं। तो इससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। उसके बाद आता है 7वां नंबर, मानव लालसा। एक जो क्या है कि मानव अपनी लालसा के कारण भी जो है ज़मीन को ख़राब करता जा रहा है। जैसे उपज को लगा लो, बहुत ज़्यादा, ये मैंने बताया भी है नीचे कि अत्यधिक उपज के गलत तरीके, बहुत ज़्यादा उपज बो देते हैं और फिर में क्या तरह तरह के केमिकल डालते रहते हैं। उससे क्या है कि भूमि की जो उर्वरकता है वो समाप्त होती जाती है। तो मनुष्य की काफ़ी लालसा के कारण भी जो है मृदा अपरदन हो रहे हैं। उसके बाद आता है प्राकृतिक घटनाएं, जैसे बहुत तेज़ वर्षा है वो मिट्टी को बहा ले जाती है। हिम नदी अगर आ जाती है, ऊपर से जो है हिम क्या होता है, बर्फ़, अगर बर्फ़ पिघल पिघल के जो नीचे आती है और वो मिट्टी को साथ बहा के ले जाती है, उससे भी मृदा अपरदन होता है। बहुत तेज़ अगर आंधी आती है, उससे भी मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाती है। तो इससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। कहने का मतलब है कि भूमि की जो ऊपरी सतह है, उस सतह के ऊपर क्या है, उपजाऊपन है, उर्वरकता है, और वो अगर ऊपर से जो है चाहे पानी के बहाव से या फिर तेज़ पवन के उससे उड़ के चली जाए तो भूमि क्या हो जाती है, वो उपजाऊ नहीं रहती, कृषि योग्य नहीं रहती। तो इसे हम मृदा अपरदन का मुख्य कारण मानते हैं। अब आता है मृदा अपरदन के संरक्षण, मतलब हमें मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें वन रोपण करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा वन होंगे उतनी ज़्यादा वो क्या करेंगे, मिट्टी को, उनकी जड़ें पकड़ के रखेंगी, तो वो जो ऊपरी सतह है वो बह नहीं पाएगी या उड़ नहीं पाएगी। उसके बाद आता है घास लगाना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा घास लगानी चाहिए, वो भी उसी घास की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है। तीसरा पॉइंट है नदी नालों के किनारे पेड़ लगाना। अब कैसे बहा के ले जाएगा जल, नदी नालों के माध्यम से। अब अगर उनके किनारे पे पेड़ लगे हुए हैं तो मिट्टी वहीं पे उनके किनारों पे रुक जाएगी और वो आगे बह नहीं पाएगी। तो नदी नालों के किनारे अगर हम पेड़ लगाते हैं तो हम मृदा के अपरदन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। उसके बाद आता है नालिकाओं के मुंह बंद करना। देखिए इसमें क्या है कि एक मुख्य कारण है, इसमें क्या होता है, जब तेज़ बारिश आती है तो ऐसे जो है ना मिट्टी बहने लग जाती है और जगह जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम ये ऐसे मिट्टी बह रही और इन नालों को बंद कर दें तो ये मिट्टी बह के और आगे नहीं जाएगी और ये मिट्टी यहीं पे रह जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या है, इन नालिकाओं के मुंह बंद कर देने चाहिए।
5वां पॉइंट है ढाल वाली जगह पर मृदा संरक्षण। अब आप सभी को पता है कि जो नॉर्मल मैदान है वहाँ हम पेड़ लगा के या फिर नालिकाओं के मुंह बंद करके ऐसे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ढाल वाली जगह है वहाँ बहुत आसानी होती है मृदा अपरदन की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा उसको बचाने के लिए कि सीढ़ी नुमा खेत, हमें ऐसे जो है खेत बनाने पड़ेंगे। खेती ऐसे करनी पड़ेगी, सीढ़ी बना दी और इन सीढ़ियों के माध्यम से क्या किया हमने खेत बो दिए। बारिश आती है तो पानी यहाँ रुकेगा, फिर धीरे से यहाँ जाएगा, यहाँ से धीरे से यहाँ जाएगा और ऐसे जो है यहाँ की मिट्टी यहाँ तक आ सकती है, लेकिन इसकी मिट्टी यहाँ तक मतलब ज़्यादा एकदम से सीधी मिट्टी जो है नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा है समोच्चय जुताई। हमें दूसरा क्या करना पड़ेगा कि हमें ढाल वाली जो जगह है वहाँ पर समोच्चय जुताई करनी पड़ेगी। समोच्चय जुताई क्या होती है कि जैसे मान लो ये एरिया है, इसमें हमने क्या की, हमने यहाँ पर फसल बो दी। ठीक है, उसके बाद हमने इतना एरिया लिया और उसमें हमने गड्ढे कर दिए, फिर हमने फसल बो दी और फिर हमने गड्ढे कर दिए। ठीक है, अब यहाँ फसल बोई, बारिश आ गई तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा, इन गड्ढों में जाएगा। तो ये क्या होगा कि इस मिट्टी को बचाएंगे आगे बहने से, इन गड्ढों में वो मिट्टी भर जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ फसल है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा इस फसल तक मिट्टी आ जाएगी, फिर ये आगे फिर गड्ढे हैं। तो ऐसे हम जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तीसरा क्या है पट्टीदार खेती। इसमें क्या होता है कि खेत के हम पट्टे बना देते हैं। उसमें क्या है पहले छोटी फसल बो दी, फिर बड़ी फसल बो दी, फिर छोटी फसल बो दी। तो इससे क्या होगा कि छोटी फसल में से अगर बहाव से या फिर जो है पवन से उड़ के अगर मिट्टी जाती है तो वो क्या है कि बड़ी फसल उसको मिट्टी को रोक लेगी। ठीक है, फिर छोटी फसल बो दी, ऐसे करके जो है हम मिट्टी को रोक सकते हैं। लास्ट पॉइंट मल्च है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पेड़ हमने उगा दिए, पेड़ों के बीच में जो जगह बच गई उसमें हमने घास लगा दिए। ठीक है, ऐसी घास लगा दी कि जो ये यहाँ मान लो बारिश होती तो ये मिट्टी बह के आगे ना जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे घास लगा दी तो ये यहीं पे रुक जाएगी। ऐसे ही फसल में करते हैं हम कि फसल बो दी और नीचे हमने सेवाल वगैरह घास लगा दी ताकि वो मिट्टी बहे ना। इससे जो है मृदा अपरदन की पूर्ण रूप से रोकथाम हो जाती है। तो ये थे हमारे मृदा अपरदन और संरक्षण के उपाय। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।